पार्ट सेकेंड। अनुपात विश्लेषण की अपन बातें कर रहे थे लगातार कई दिनों से। आज बात करते हैं अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत स्थायी संपत्ति अनुपात किसे कहते हैं, फिक्स एसेट्स रेशियो किसे कहते हैं, दूसरा शोधन क्षमता अनुपात सॉल्वेंसी रेशियो किसे कहते हैं। दो चीज आपसे बात करने का प्रयास करूंगा। हो सकता है एग्जाम्पल में एक चीज ही बात कर सकूं मैं। स्थायी संपत्ति अनुपात किसे कहते हैं। देखिए बात करते हैं कि क्या होती है स्थायी संपत्ति अनुपात। देखिए कुछ लेखक स्थायी संपत्ति का अनुपात कुछ दीर्घकालीन कोशों से ज्ञात करना उचित मानते हैं। कंपनी के पास कितनी फिक्स एसेट्स है इसका अगर मैं लॉन्ग टर्म जो कोसेज है उनसे मैं अनुपात कर लेता हूं तो मेरे सामने क्या आ जाएगा, स्थायी संपत्ति अनुपात। देखिए इसमें दो शब्द दिख रहे हैं मुझे, एक तो है दीर्घकालीन कोष और एक है क्या, फिक्स एसेट्स। तो चलिए आपसे आगे बात करते हैं। उससे पहले आपको देखें सूत्र बताते हैं कि स्थायी संपत्ति अनुपात ज्ञात करने का क्या सूत्र है। फिक्स एसेट्स रेशियो, स्क्रीन पे देखिए, फिक्स एसेट्स रेशियो इक्वल टू नेट फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। इसमें वर्ड किया आफ्टर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हटाने के बाद आपके पास जो नेट फिक्स एसेट्स होगी उसको अपन ऊपर लिखेंगे। उसके बाद लिखा है नीचे टोटल लॉन्ग टर्म फंड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल लॉन्ग टर्म फंड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके अलावा इस सूत्र की गणना हम, एक अन्य फार्मूला होता है नेट फिक्स एसेट्स अपॉन नेट वर्थ प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक फार्मूला और होता है इसके लिए कि लॉन्ग टर्म फंड अपॉन नेट फिक्स एसेट्स कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगी, फिक्स एसेट्स रेशियो। ये तीन फार्मूला मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो अपन वापस पहले फार्मूले पे जाते हैं कि स्थायी संपत्ति अनुपात क्या होता है। वापस बोल रहा हूं मैं, स्थायी संपत्तियों का अनुपात कुछ दीर्घकालीन कोषों से ज्ञात करना ही स्थायी संपत्ति अनुपात कहलाता है। फार्मूला बता दिया आपको मैंने, नेट फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, टोटल लॉन्ग टर्म फंड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए ये डेप्रिसिएशन घटाने के बाद ही बात करनी है अपन को। शुद्ध मूर्त स्थायी संपत्तियों हेतु स्थायी संपत्तियों में से हास आदि को घटाया जाता है तथा दीर्घकालीन विनियोगों को इसके अंदर शामिल किया जाता है। अगर कोई लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है उसको प्लस कर लिया जाता है। कुल दीर्घकालीन कोषों में, दीर्घकालीन कोष बात कर रहा हूं मैं, दीर्घकालीन कोषों में अंश पूंजी, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म्स लोन को शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके महत्व क्या है और निर्वचन क्या है। देखिए आदर्श अनुपात जो इसका होता है वो होता है 0.67 अनुपात 1 होता है। साधारणतः यह अनुपात आदर्श अनुपात से कम होना चाहिए। अगर कम है तो वित्तीय स्थिति को अच्छी मानी जाती है। आदर्श अनुपात से अधिक का अनुपात होने पर यानी 0.67 अनुपात 1 से अधिक होने पर यह अर्थ निकाला जाएगा कि स्थायी संपत्तियां कुल दीर्घकालीन कोषों से अधिक है। अतः संस्था ने अल्पकालीन कोषों के प्रयोग के संबंध में दूरदृष्टि अपनाई है। उसकी जो डिसीजन है वो सही नहीं है। अर्थात स्थायी संपत्तियों की वित्त व्यवस्था चालू दायित्व का प्रयोग किया गया है जो दीर्घकालीन शोधन क्षमता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता है। तो आपके सामने आ गया स्थायी संपत्ति अनुपात। चलिए क्वेश्चन आपके सामने करते हैं। एक आप कोशिश करिए आप निकालने की। आपको फार्मूला मैंने बता दिया, नेट फिक्स एसेट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल लॉन्ग टर्म फंड और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड।
आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, इसको आप बड़ा कर लीजिए, अपने आप देखिए। कनोडिया लिमिटेड के निम्न स्थिति विवरण से स्थायी संपत्ति अनुपात की गणना कीजिए। आपको एक बैलेंस शीट दे दी गई है, उसमें बताया गया है कुछ लायबिलिटी साइड है, कुछ असेट साइड है, दोनों का टोटल बराबर होता है। उसके बाद कहता है कि आप फिक्स एसेट्स रेशियो निकालिए। देखिए मैं इंडिविजुअल समझा रहा हूँ, लेकिन जब परीक्षा के अंदर आएगा तो 5-6 रेशियो एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर आएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस सही है तो आप वो आसानी से निकाल पाएंगे। बैलेंस शीट ऑन द कनोडिया लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। पर्टिकुलर्स करंट ईयर्स और प्रीवियस ईयर। करंट ईयर्स हमारी 14-15 है, प्रीवियस हमारी 13-14, उससे एक साल पहले की होती है। पर्टिकुलर्स में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। देखिए हमने बताया था कि बैलेंस शीट को आपको या तो आप स्टेटमेंट के रूप में बना सकते हैं या 2 कॉलम बना सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट के रूप में बनाने का प्रयास कर रहा है। इक्विटी एंड लॉन्ग टर्म इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर पहला कॉलम है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर क्या है? शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की। रिजर्व एंड सरप्लस है 50,000 रुपए का। नॉन करंट लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1 लाख रुपए की। उसके अंदर क्या होता है? 14% डिवेंचर उसने लिया है। करंट लायबिलिटीज के अंदर उसका ट्रेड पेबल्स है, क्रेडिटर्स है कितने? 80,000 रुपए के, और बिल्स पेबिल है 15,000 रुपए के। इस प्रकार 95,000 रुपए के हमारे यहाँ ट्रेड पेबल्स हैं, और इस प्रकार टोटल हो जाता है 3,45,000 रुपया लायबिलिटी साइड का। असेट साइड्स की बात करते हैं तो नॉन करंट असेट्स है, फिक्स असेट्स है। फिक्स असेट के अंदर फिक्स होती है जो असेट्स फिक्स असेट कहते हैं। देखिए प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपए की। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,25,000 रुपए की। तो फिक्स असेट्स कितनी हो गई मेरी? 2,25,000 रुपए की। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब बात कीजिए करंट असेट। देखिए इस सवाल के अंदर करंट असेट्स से हमें कोई लेना देना नहीं था, पर गुमराह करने के लिए करंट असेट्स भी उसने डाली हुई है। करंट असेट्स मतलब इन्वेंट्री मतलब स्टॉक 40,000 रुपए की है। ट्रेड रिसीवेबल है 50,000 रुपए का। केस इक्विपमेंट्स है इक्विवेलेंट है 30,000 रुपए। तो दोनों मिलाकर हो गया 3,45,000 रुपया। तो दोनों साइड है, लायबिलिटी साइड है, एसेट साइड है, 3,45,000 रुपया हो गई है आपके सामने। अब सॉल्यूशंस करते हैं, अपन बात करते हैं। सबसे पहले आप फार्मूला लगा लीजिए, फिक्स एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म फंड। फिक्स एसेट्स कितनी है आप देखिए फिक्स एसेट्स के अंदर साफ साफ बता रहा है 2,25,000 रुपया है। 2,25,000 में क्या क्या है? प्लांट एंड मशीनरी पे 1 लाख रुपए, लैंड एंड बिल्डिंग पे 1,25,000 रुपए, और लॉन्ग टर्म लोन कितना है इसकी बात कर लेते हैं अपन। लॉन्ग टर्म फंड, लोन ये फंड है ये। तो देखिए शेयर कैपिटल है 1 लाख की, रिजर्व 50,000 रुपए का, और ये नॉन करंट लायबिलिटीज यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये भी हमें लॉन्ग टर्म फंड के अंदर आती है। तो 2,50,000 रुपए हमारे पास क्या जाता है? लॉन्ग टर्म फंड। तो 2,25,000 अपॉन 2,50,000 रुपए इक्वल टू क्या हो गया? 0.9 इक्वल टू 1। तो हमें ये अनुपात ये बताता है कि 0.9 अनुपात 1 है। अतः संस्था की दीर्घकालीन शोधन क्षमता कितनी है? संतोषप्रद है। जबकि इसका आदर्श अनुपात क्या है आप जानते हैं? 0.67 अनुपात 1 है। थैंक यू। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ वापस से, रिपीट अगेन, कि ये सवाल इस तरह नहीं आते हैं परीक्षा के अंदर। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देकर आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सवाल आते हैं, बहुत सारे रेशियो एक साथ आएंगे, जैसे करंट रेशियो क्या होता है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या होता है, फिक्स रेशियो क्या होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है। इन सब का एक कॉम्बिनेशन आपको बना के देता है और इनको निकालना पड़ता है। 5-5 नंबर के सवाल होते हैं, 4 कॉम्बिनेशन दे दिए आपको, निकालिए आप 20 नंबर्स का, नहीं तो 2 दे दिए, निकालिए आप। तो आपको इस तरह क्वेश्चंस निकालने होते हैं। जब तक आप इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चनों की, जब तक आप बड़ा क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। एक साथ आपको फार्मूला याद रखने हैं, हर फार्मूले को आप नोट करते रहिए, याद करते रहिए, ये निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।